हेलो एवरीवन, एज वी वेर स्टडिंग द सॉलिड स्टेट एंड आज हम जो उसमें टॉपिक कवर करेंगे उसमें से फर्स्ट टॉपिक हमारा है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, जिसमें हमें कैलकुलेट करना रहेगा कि हम एक यूनिट सेल में या डिफरेंट टाइप्स के जो यूनिट सेल होते हैं उसमें कितने एटम्स रहते हैं। साथ ही साथ हम उसमें स्टडी करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स जो क्रिएट होते हैं वो वॉइड्स कौन कौन से क्रिएट होते हैं उनको वो स्टडी करना पड़ेगा एंड लास्ट जो हम आज स्टडी करेंगे वो है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। सो बिगनिंग विद द टॉपिक नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम एक लास्ट क्लास का एक टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं कि कितने यूनिट से मतलब यूनिट सेल में एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्यूबिकल सेल्स के बारे में हमें ये पढ़ा था कि वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड थर्ड है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी भी क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं एंड टोटल 6 फेसेस होते हैं, यानी 1 2 यानी 1 and 2 3 4 5 6। ओके, फेस सेंटर में मैंने कहा था कि हर कॉर्नर में तो एटम प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ ईच फेसेस में, यानी इस फेस में भी, इस फेस में भी, इस फेस में भी, इस फेस में भी एंड ऑल 6 फेसेस में। एंड लास्ट था बॉडी क्यूबिक सेंटर में, जिसमें ये था कि कॉर्नर में तो एटम्स प्रेजेंट है बट उसके सेंटर में, यानी अगर मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ तो उसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं, वैसे मैंने कह दिया कि हर कॉर्नर में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका फंडा ये क्लियर होता है कि अगर 8 कॉर्नर्स हैं तो यानी टोटल एटम्स भी कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको समझने के लिए एक वापस एक मैच बॉक्स वाला हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यूनिट सेल क्रिएट करने के लिए मैंने मान लीजिए एक ये पर्टिकुलर एक यूनिट सेल है। ठीक है, अब मैंने ऐसे 8 यूनिट सेल्स को मिला दिया, ये 4 हो गए एंड सिमिलरली 4 अदर्स को मैंने मिला दिया। ठीक, एंड इसको मैंने ऐसे ज्वाइन करवा दिया 8 को पूरा, तो ये क्या बन गया, एक क्रिस्टल लैटिस बन गया। ये क्या बन गया, एक क्रिस्टल लैटिस बन गया। बट यदि मैं देखूं, अगर मैं ऊपर के 2 लेयर्स को हटा दूं, यानी जैसे ये 4 है आपके, सॉरी इट्स टेकिंग सम टाइम, इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन करवा दूं, ठीक है, एंड यदि मैं इसको ब्रेक करूं तो इन चारों के बीच में, यानी ये वाले जो 2 लेयर आपको दिख रहे हैं, ये वाले, इनके बीचों में एक एटम एंड सिमिलरली वही एटम इनके भी चारों के बीच में है। यानी अगर मैं कैलकुलेट करूं या मैं एक एस्टिमेशन इमेजिन करूं तो मेरे 8 यूनिट सेल में के सेंटर में एक एटम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिट जैसे ये है। ठीक है, ये 4 यूनिट सेल, सिमिलरली ये भी 4 यूनिट सेल, इसके सेंटर में मान लीजिए यहाँ पे कहीं कहीं एक एटम है। ठीक है, वो इन 8 के साथ क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। इन 8 के साथ क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। यानी एक एटम 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, यानी एक के साथ कितना हो रहा है, 1/8। यदि हम इक्वली बांटे, अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए आपके पास एक ऑरेंज है, उस ऑरेंज में 10 पीसेस हैं, खाने वाले 10 लोग हैं, तो पर के कंट्रीब्यूशन में कितना जाएगा, 1/10। या आपने सेब को इस तरीके से कट किया कि पूरे 10 के 10 लोग खा सके, तो पर के कंट्रीब्यूशन में कितना जाएगा, 1/10। ठीक है, तो ये यूनिट सेल तो सिर्फ इमेजिन करने के लिए मैंने 8 का है, ये तो इतनी छोटे हैं कि हमको तो दिखाई भी नहीं देते। एटम यू ऑलरेडी नो इट इज नेग्लिजिबल टू बी, या ये इनविजिबल होते हैं नेकेड आई से, जिसको हमें देखने के लिए बहुत हाईली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना रहता है। ठीक है, यानी एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूँ तो उसमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर ये 8 यूनिट सेल को मैं ऐसे मिला दूँ और इनके सेंटर में कहीं एक आइटम है, तो ये 8 कॉर्नर के साथ क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला, ये वाला, आपको ये पूरे कॉर्नर्स नहीं मानने हैं, सिर्फ इनके ये कॉर्नर वाले, ये लास्ट कॉर्नर, ये इसमें भी सिमिलरली ये जो चारों कॉर्नर मिल रहे हैं, तो ये जो 4 कॉर्नर, ये 4 कॉर्नर, ये इनके बीच में एक एटम जो है वो शेयर कर रहा है, यानी पर के कंट्रीब्यूशन में कितना जा रहा है, 1/8। तो जैसे ही अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम बनाऊं,
ठीक, तो यहाँ से जो एटम है ऐसे ये कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस वाले यूनिट सेल के साथ, अब इसके साथ अदर्स भी अटैच होंगे, यानी इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल, इसके यहाँ पे भी एक यूनिट सेल, उसके भी ऊपर यूनिट सेल, ये चार आपको सामने से विजिबल हो रहे हैं। इसके पीछे भी यूनिट सेल होगा, इस वाले जो फ्रंट वाला है इसके भी पीछे एक यूनिट सेल होगा, पीछे वाले जो दो हैं उसके पीछे भी दो यूनिट सेल होंगे। यानी ये एक जो एटम है, ये जो स्फेरिकल शेप में है, ये कितने के साथ शेयर हो रहा है? 8 के साथ। यानी यहाँ पे ये कितना है? 1/8 पार्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/8। ठीक है, अब जो पहला है हमारा जो पॉइंट वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में। ठीक है, ये हो गया। सो एटम शेयर्ड इन ईच कॉर्नर, कितना आइटम शेयर होता है ईच कॉर्नर में? 1/8 शेयर होता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, एक यूनिट सेल, इसके बगल में भी एक यूनिट सेल, इसके पीछे दो यूनिट सेल, इसके ऊपर दो यूनिट सेल, और जो पीछे दो यूनिट सेल है उसके पीछे भी दो यूनिट सेल। तो ऐसे 8 शेयर हो रहे हैं। ठीक, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8। टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। कल भी मैंने आपसे कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू number of atoms is equal to 8 into 1/8। नंबर ऑफ कॉर्नर्स इंटू कितना उसका कंट्रीब्यूशन है, एक यूनिट सेल में कितना एटम शेयर हो रहा है, तो ये हो जाता है 1। यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 1 होते हैं। अब आपसे ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एक यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 है। ठीक है, तो वो कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल हो गया? तो आपको बताना होगा वो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है। तो होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड जो है वो है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा, कॉर्नर के लिए तो सेम कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, कॉर्नर में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका टोटल मिलाकर के 1 हो जाएगा। अब सब सपोज कि आपको इसको फेस के लिए मैं बोलूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि इस वाले फेस के अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये फेस के अंदर रहेगा। यानी इस तरीके से रहता है कि अगर मैं एक एटम को ले आऊँ या एक बॉल हो मेरे पास और उसको बीच में से मैं कागज़ लगा दूँ, तो आधा जो है कागज़ के इस तरफ है और आधा जो है कागज़ के उस तरफ है। ठीक है, यानी मुझे क्या कंसिडर करना है? मुझे तो इसके इनसाइड वाले को कंसिडर करना है ना, आउटसाइड वाले को थोड़ी देखना है। ठीक है, यानी ये जैसे क्यूबिक यूनिट सेल होगा ये अलग थोड़ी होगा, ये तो एक साथ ही होंगे। जैसे सपोज कि मैं एक और बनाता हूँ इसी से, एनडीआई। ठीक है, अब ये 2 यूनिट सेल बन गए, इसके सेंटर में एक एटम बना दिया मैंने कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आधा एटम जो होगा मेरा वो इस तरफ होगा और आधा एटम क्या होगा? इस यूनिट सेल के पास होगा। लेकिन बात तो मैं केवल एक ही यूनिट सेल की कर रहा हूँ, तो इसके एक फेस का आधा इस तरफ। उसी प्रकार इधर वाला जो एटम होगा उसका आधा भी किधर होगा? इधर होगा। ऊपर वाला भी जो होगा उसका आधा अंदर होगा, उसी प्रकार नीचे वाला जो होगा उसका आधा भी अंदर होगा। सिमिलरली यहाँ पे इस वाले फेस में भी क्या होंगे? हाफ हाफ होंगे। यानी टोटल 6 फेसेस में देखा जाए तो इस वाले फेस का जो एटम है उसका अंदर हाफ अंदर, इस वाले का जो है वो भी हाफ अंदर। सिमिलरली यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। यानी इस दौरान कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन तो यही है। ठीक है, कॉर्नर में तो है ही एटम। अब बात चल रही है फेस की, तो इधर क्या लिख सकता हूँ? एटम शेयर्ड इन ईच फेस, एटम शेयर्ड इन ईच फेस कितना है? हाफ होता है, हाफ कंट्रीब्यूशन है। जैसे जब कैसे रहता है कि आई डो नॉट हैव अ बॉल राइट नाउ, कि जस्ट सपोज जैसे ये डस्टर, ठीक है, किसी तरीके से पॉसिबल है कि मैं इसके हाफ में एक पेज लगा दूँ, तो हाफ इधर है एंड हाफ इधर है। यानी
इस तरफ का कंट्रीब्यूशन हाफ है, इस तरफ का कंट्रीब्यूशन भी हाफ है, तो वही फेस में कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। एंड टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं 6। टोटल नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 यानी 3 एटम्स। ठीक, तो टोटल एटम्स कितने हो गए, वो हो गए आपके 3 + 1 यानी 4, क्योंकि कॉर्नर का भी तो हमें कंसिडर करना है ना, कॉर्नर प्लस फेस, यानी फेस क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। क्लियर। एंड अब हमारा जो लास्ट है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने आपसे क्या कहा कि कॉर्नर में तो एटम प्रेजेंट है, साथ ही साथ बीचों बीच में एक प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि कोई सपोज ये रूम, एक उस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, एक यहाँ, ये 4, उसी प्रकार 4 यहाँ, और बीचों बीच में एक है। ठीक है, सेंटर में एकदम एक है। तो यहाँ पे कॉर्नर वालों का तो कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा 1/8, एंड ये कितना हो गया 1 हो गया। एंड एटम एट सेंटर कितना हो गया 1, तो टोटल एटम कितना हो जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 यानी 2, तो टोटल एटम इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लास 12। ठीक है, लेकिन एक और मैंने आपसे कहा था कि टोटल 4 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं। एक लास्ट था आपका एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जैसे फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि हर फेस में प्रेजेंट है, लेकिन एंड सेंटर्ड में क्या होता है अपोजिट फेसेस में सिर्फ प्रेजेंट है, बाकी 4 में नहीं है, यानी किसी 2 फेसेस में होंगे जो अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कल इसमें कहा था यदि इस फेस में है तो इस फेस में, बाकी 4 फेसेस क्या रहेंगे एम्प्टी रहेंगे। तो इस केस में क्या हो सकता है, कॉर्नर वाला तो बिल्कुल ठीक है, तो एटम शेयर्ड at each face is equal to 1/2। number of faces कितने होते हैं, 2 ही रहते हैं। तो टोटल एटम्स यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 1/2 × 2 यानी 1। तो टोटल एटम्स कितने हो गए 1 + 1 2, तो टोटल एटम्स इज इक्वल टू 2। होप ये आपको क्लियर होगा। तो एक बार ये वापस हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला है आपका SCC, दूसरा है आपका FCC, थर्ड है आपका BCC एंड फोर्थ है आपका ECC। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन SCC यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं 1, नंबर ऑफ एटम्स इन फेस क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं 4, नंबर ऑफ एटम्स इन BCC मींस बॉडी क्यूबिक यूनिट सेंटर में होते हैं 2, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन ECC यानी एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं 2। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कवर अप करना है आप लोगों को। जो टॉपिक है आपका वो है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, यानी आपको वॉइड्स के बारे में जानना है। क्लोज पैकिंग इन
क्रिस्टल। ठीक है, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि जस्ट सपोज कि ये एटम है एंड ये मिल करके क्या बनाते हैं, एक यूनिट सेल बना रहे हैं। बट आप देख सकते हैं जैसे ये जो 4 एटम्स जो हैं इनके बीचों बीच में एक गैप आ रहा है। एक क्या आ रहा है, एक गैप नज़र आ रहा है। इसको हम बोलते हैं वॉइड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज कि आपने ये फर्स्ट एटम, ठीक है, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, ठीक है, फिफ्थ एटम। एंड ये बात का ध्यान रखिएगा कि एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल में शेप होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो और इसी के साथ में मैंने एक और ऐसे जोड़ दिया, 1 2 3। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको क्या मिल रहा है, वैकेंट स्पेस मिल रहा है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। तो ये आपके बुक में जो है ओवरऑल 3 टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, दूसरा है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड तीसरा है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो आज मैं आपको सिर्फ 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल पढ़ाऊंगा। 3 डायमेंशनल में पढ़ाने के लिए नेक्स्ट क्लास फिर आपको मैं उस पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आज सिर्फ आपको इतना भी समझा दूंगा तो आपको आने वाली जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो आपको ईजी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अभी 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का मतलब है कि जैसे आप एटम्स को बस ऐसे लाइन में अरेंज करते जाइए। ठीक है, यानी 1 डायमेंशनल क्या होता है कि सिर्फ एक ही एक्सिस दिख रही है, तो एक्स दिख रहा है या तो वाई या तो जेड, तीनों दोनों या तीनों एक साथ तो नहीं दिख सकते। तो जब आप एटम्स को ऐसे सीरीज में अरेंज करते जाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। बस आप उनको क्या कर रहे हैं, ऐसे लाइन से अरेंज करते जा रहे हैं एंड नथिंग। सिर्फ आपको एक ही एक्सिस दिख रही है, अब आप ऐसे अरेंज करिए, चाहे वाई में करिए चाहे जेड में करिए, दैट डजंट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वो है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 2 टाइप्स के आते हैं। अब 2 टाइप्स के कैसे आते हैं, तो पहला आता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब है जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे ही नीचे वाले एटम्स अरेंज्ड है वैसे ही ऊपर वाले अरेंज्ड है। कहीं पे भी कोई टिल्ट नहीं है कि मैंने इसको ऐसे ना अरेंज करके ऐसे अरेंज कर दिया। यानी इनके जो ये जो वॉइड स्पेस है वहाँ को मैंने फुलफिल कर दिया, ऐसे तो मैंने नहीं किया। ठीक है, तो जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात आए तो यानी आप उसको ठीक एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट ऊपर रख रहे हैं। इसमें आप प्रैक्टिकल एग्जांपल समझने के लिए जैसे एक्स को रखने के लिए जो शॉपकीपर प्लास्टिक्स के जो यूज़ करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हम उसमें एक्स डिज़ाइन करके रखे हैं। तो सारे एक्स आप देख सकते हैं एक लाइन से लगे रहते हैं, कहीं पे भी कोई टिल्ट नहीं होता है कि टिल्ट ऐसे हो जाए कि एक यहाँ पे है और दूसरा लेयर इसके यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है कि उसके एम्प्टी स्पेसेस को भर करके चल रहा है, तो वो नहीं होता है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि एक्सेक्ट एक दूसरे के ऊपर लगे रहते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसको जैसे एग्जाम समझना हो अगर डायग्राम से, जैसे ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, एंड इसी के ठीक नीचे सेम वैसे ही लेयर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आप देख सकते हैं कि सारे लेयर एक जैसे हैं, कहीं पे भी कोई टिल्ट नहीं है, एग्जैक्ट वैसे ही लगे जैसे या तो वाटर का केन जो आता है या वाटर बॉटल्स जो आते हैं पैक होके कार्टून में, आप देख सकते हैं सारे लेयर एक जैसे होते हैं, कहीं कोई बीच में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक, एंड ये सारे लेयर देखिए एक तरीके के हैं, तो ये जो होते हैं ट्रिपल ए टाइप के होते हैं, ट्रिपल ए टाइप्स के होते हैं।
ठीक। एंड ऑल्सो जस्ट सपोज कि अगर मैं कोई एक यहाँ पे एटम कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे अगर ऐसे, तो ये कितने के कांटेक्ट में है, 1 2 3 4, ठीक। तो ये क्या बना रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एंड ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने के हैं, 4 के कांटेक्ट में, ठीक। और 1D वाला जो था, मान लीजिए सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा हूं, तो एक एटम जो है कितने के कांटेक्ट में है, 2 का। तो 1 डायमेंशनल वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 2। नेक्स्ट जो है इसमें वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि लेयर एक दूसरे के टिल्ट में रहते हैं, जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक। तो जो दूसरा लेयर रहेगा वो यहाँ पे रह जाए, ऐसे 1 2, ठीक, 3 4 5, यानी इसके वैकेंट स्पेस को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, ठीक। जैसे कि मैं इसको अगर काट के यहाँ से शिफ्ट कर दूँ तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एंड इसका जो नीचे लेयर रहेगा वो फर्स्ट वाले लेयर की तरह सेम रहेगा, यानी ये इस तरीके से, यानी दोनों एक दूसरे के वैकेंट स्पेस को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, ये ऐसे, ठीक। तो ये वाला जो लेयर है ए है, ये वाला जो लेयर है वो बी है, और ये वाला जो लेयर है सी है, इनका सॉरी ए है, ये फर्स्ट की तरह एग्जैक्ट सेम है। तो ये होते हैं ए बी ए टाइप लेयर, ए बी ए टाइप लेयर होता है, ठीक। अब सपोज कि मैं इस वाले आइटम को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसके नेबरिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के कांटेक्ट में है। एंड ये क्या बना रहा है, हेक्सागोन बना रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 6, ठीक। जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, क्योंकि उसको हमें थोड़ा डिटेल में समझना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक। पैकिंग एफिशिएंसी इन अ यूनिट सेल और क्रिस्टल, कि कितना एक यूनिट सेल में कितना जो है एटम्स जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जस्ट सपोज कि एक रूम है, आपका रूम है, आपके रूम में बेड रहता है, कबर्ड रहता है, अलमीरा रहते हैं, एंड भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन कुछ वैकेंट स्पेस भी रहता है आपको वॉक करने के लिए, आपको रूम से बाहर जाने के लिए। तो आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है कि जो चीज़ें हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। तो होप आपको 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्लियर होगा। 1 डायमेंशनल में क्या होता है कि सिर्फ एक एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस होता है। और 2 डायमेंशनल में 2 प्रकार की क्लोज पैकिंग होती है, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेम ऐसे क्यों रखा गया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, एंड इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी इन ए यूनिट सेल, या हम पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन ए यूनिट सेल, ये जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, एटम मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल शेप में होता है और क्यूब के सारे एजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो हमें जो पहला कैलकुलेट करना है पैकिंग एफिशिएंसी, वो कैलकुलेट करना है सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक, सपोज ये एक यूनिट सेल है,
जिसका एज क्या है, ए है, ठीक है, कोई भी क्यूब एंड उसके सारे एजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए। एंड यहाँ पे दो एटम जो एक दूसरे को एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने सिर्फ पढ़ा है कि कॉर्नर में ही एटम होता है और कहीं भी एटम नहीं होता है। अब हमें क्या है, डेरिवेशन करना है, तो समझने के लिए सिर्फ हम दो एटम्स ही बनाते हैं, बाकी हम नहीं बनाते हैं, ठीक। अब मान लीजिए जो एटम है वो स्फीयर शेप में और उसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है, रेडियस क्या है, आर है। तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, लेट द एज ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए एंड रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू आर, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम क्या है, आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आर और ये आर दोनों मिलके ए बना रहे हैं, ठीक है ना, यानी दोनों आर जो ए को कवर कर रहे हैं, यानी ए इज इक्वल टू फ्रॉम फिगर ए इज इक्वल टू 2r के बराबर है, ये इक्वेशन, ठीक। अब पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो है वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक। तो यहाँ पे ए की जगह मैं 2r लिख सकता हूँ, ठीक। आई एम रबिंग दिस, ठीक। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर का क्यूब अपॉन इस वाले ए की जगह में 2r लिख दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2r का होल क्यूब, यानी 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब अपॉन 8r क्यूब, आर क्यूब कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 11 जा 22, तो ये हो जाएगा आपका 11/21, यानी जब इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 52.4%, यानी पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 52.4%, यानी यदि आपका रूम है तो उसमें जो चीज़ें ऑक्यूपाई कर रही हैं वो है 52.4%, यानी कोई भी यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसमें जो एटम्स होते हैं, आठों के आठों एटम जो कॉर्नर में प्रेजेंट है, यानी कुल मिलाकर के एक एटम बनाता है, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो है 52.4%, यानी वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा, 47.6%, ठीक है। सो क्लास, आज हम सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेस क्यूबिक यूनिट सेंटर एंड बॉडी क्यूबिक यूनिट सेंटर स्टडी करेंगे, साथ ही साथ हम डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल भी निकालना सीखेंगे एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो बचा है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही कवर अप करते हैं, जिसमें आप अच्छे से पहले नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना सीख लीजिएगा, साथ ही साथ जो क्लोज पैकिंग रहता है वो भी आपको सीखना है, एंड थर्ड आपको पैकिंग एफिशिएंसी की डेरिवेशन जो है बेसिकली पूछा जाता है, या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। तो ये आपको अच्छे से करना रहेगा। सो होप यू आर ऑल आर like my video, so please subscribe the channel also and share with your friends as much as possible. Thank you.